हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 से अध्याय संख्या 7 जो समझेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम अशोक के बारे में समझेंगे कि अनोज एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध को त्याग किया। पूरा दुनिया जीतने के बाद उसने युद्ध छोड़ दिया। आखिर क्यों छोड़ा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा राज यानी एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, कि ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 4 शेर है, 3 हमें दिखाई देते हैं और एक पीछे की तरफ है। ये जो चिन्ह है ये जहाँ पे मिलता है रुपए पैसे पर हमें देखने को मिलता है। यह पत्थर का बना है जिसको चार के सेट का रूप में दे दिया जाए और ये सारनाथ में स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। कहने का मतलब है कि जो हमारा सबसे बहुत पहले के महान राजा थे जिनका नाम अशोक था, उन्हीं के आज्ञा से पत्थरों पर ऐसे अभिलेखों और ऐसे कई स्तंभों को लिखा गया, चित्र बनाया गया। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस अभिलेख के बारे में जानने से पहले कि इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ, हम पहले यह जानते हैं कि आखिर अशोक का जो राज्य था उसको साम्राज्य क्यों कहा जाता है, राज्य क्यों नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग आज से 2300 वर्ष पहले की थी। चाणक्य चाहिए या फिर कौटिल्य, दोनों एक ही नाम है। तो चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम से किताब में मिलते हैं। तो ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने थी, तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्री थे, या फिर कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी कह सकते हैं। एक सन्यासी कह सकते हैं, एक टीचर कह सकते हैं। यदि वंश की बात किया जाए तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा बिंदुसार का बेटा यानी अशोक। अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, ये ध्यान रखिएगा। इसका सीरियल भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के बारे में जानते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसा कि चाले बिंदु से दिखाया गया, जहाँ दिखाया गया है यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये साम्राज्य है। आगे थोड़ा डिटेल में और हम समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे मेन शहर थे। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नजरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। कहने का मतलब है कि जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग प्रदान करता था। वहीं जो उज्जैन है वह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। और कहा जाता है कि शायद इन्हीं नज़रों में बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे कि व्यापारी हो गया, सरकारी अधिकारी हो गया, शिल्पकार हो गया, ये सभी नज़र में रहते थे। साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे।
मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यानी कहा जाए कि मध्य भारत जो यानी बीच का भारत है वो उसका ज़्यादातर जो हिस्सा था वह जंगलों से भरा हुआ था। आज भी देखिए ना तो मध्य प्रदेश उड़ीसा में समय जंगल बहुत आपको देखने को मिलते हैं। और वहाँ के जो लोग रहते थे उस समय वह फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवर का शिकार करते थे और अपना जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। कहने का मतलब है कि जो जहाँ पे रहता था अपना भाषा बोलता था, अपना खान पान अलग अलग रहता था और अपना अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब बात आता है कि जो राज्य है वह साम्राज्य से कैसे अलग है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इन्हीं कारणों से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है कि जो राज्य होते हैं वह छोटे होते हैं और साम्राज्य बड़ा होते हैं। वहीं पे अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कि साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य में कैसे प्रशासन किया जाता था, कैसे इस सब कुछ संभाला जाता था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स जो हिंदी में चढ़ कहते हैं, यानी व्यापारियों, शिल्पकारों से, पशुपालकों से, किसानों से जो शहर और गांव में रहते थे। इससे राजा के अधिकारी डायरेक्ट वसूल लेते थे क्योंकि यह पास के इलाके था पाटलिपुत्रा से। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। यानी जो ये राजा का बात नहीं माना तो जो अधिकारी होते थे उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के चारे चलाप पर नजर रखते थे। यानी संदेशवाहक का काम क्या था कि एक जगह से घूमते रहिए और राजा के जो जासूस अधिकारी होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं उन पर भी नजर रखने का कार्य संदेशवाहक करते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रहता था। कौन? सम्राट। यानी चाहिए कि राजा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर कहते हैं उनको बनाकर भेज दिया जाता था। कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य जो था उसके भीतर चाहे छोटे छोटे क्षेत्र चाहिए या प्रांत चाहिए होते हैं। इस पर डायरेक्ट राजा कंट्रोल नहीं करते थे। वे लोग अपने बेटे को या फिर राजकुमारों को वहाँ पे भेज देते थे राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तार क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो कि मतलब चाहिए कि प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तार क्षेत्र था और जो मौर्य साम्राज्य था इनके आने जाने वाले रास्ते और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे और बाकी छोड़ देते थे। आवागमन के लिए जो महत्वपूर्ण होते थे उन्हीं पर ये लोग कंट्रोल करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन जड़ और भेंट के रूप में मिलते थे वे इसे इकट्ठा करते थे। उदाहरण के अर्थशास्त्र यानी जो चाणक्य लिखे उसमें कहा गया है तो उत्तर पश्चिम चंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती
पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किया जाता है। अब ये नजराना क्या चीज़ है? जहाँ टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में होते ऐसे लोगों के लिए प्राय होते थे जो स्वेच्छा से इच्छा चाहने का मतलब है कि नजराना उसे चाहा जाता था जो लोग अपने इच्छा से राजा को देते थे। कोई भी चीज़ उसे नजराना चाहते हैं, जैसे आपसे यहाँ कोई आता है, आप उसको पैसे दे देते हैं जाते समय, तो वही नजराना चाहा जाता है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर अपना देते रहे। बस उनका यही काम था कि जंगल से जो चीज़ें मिले वो लाकर मौर्य के जो भी अधिकारी होते थे उनको दे देते। आगे है कि अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते थे। अशोक कौन थे? कैसे शासक करते थे? देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जानते थे, उसको समझते थे। इसलिए अशोक ने इसी लिपि का इस्तेमाल किया उन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल महावीर स्वामी ने भी उपदेश देने के लिए किया था। अब अशोक का कलिंग युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कलिंग चक्रवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो जाए। यानी जब युद्ध उन्होंने ऐसे तो उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसमें इतना मारधार हुआ तो उसको देख कर वे मतलब विस्तीर्ण हो गए, सोचने लगे कि आखिर हम इतना मार चट रहे हैं, इतना लोगों को मार रहे हैं, राज्य जीत रहे हैं, आगे चलकर इससे क्या हो गया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अब अशोक के थोड़ा धर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उन्होंने संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। उसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवारों में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो ये सभी सुलझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इसके अलावा तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति थी, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यानी धम्म कहा जाए तो धम्म एक ऐसी मतलब विभाग था जिसमें लोगों को आपस में सही से रहना सिखाया जाता था। कैसे आपस में सही से ठीक से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबको साथ मिलकर रहना है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर छुड़वा दिए ताकि लोग उन्हें पढ़कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह राजा के संदेश तो उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो शुद्ध पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपना दूत भेजे थे, ताकि बहुत जितना हो सके उतना लोगों तक ये संदेश पहुँचे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम यानी ठहरने का भी व्यवस्था किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। यानी
हॉस्पिटल का भी उन्होंने उस समय पूरा ध्यान रखा था। तो ये अश्वत्थ के बारे में अभी आपने पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ अन्यत्र है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य था कि उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को जाम चढ़ना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, जिसे यहाँ के सैनिक पूरा वहाँ का ध्यान रखते थे। पड़ोसी देशों के प्रति अश्वत्थ का रवैया चीनी सम्राटों से आप कल्पना करके बताइए। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा चैप्टर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।